नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज जो मैं है एमएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिकरण का सिद्धांत सोशलाइजेशन थ्योरी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सोशलाइजेशन, मनुष्य जब समाज में जन्म लेता है तो जब समाज में जन्म लेने के पश्चात वह आसपास के वातावरण के संपर्क में आता है, ठीक है, उनसे प्रभावित होता है ना। क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह जो है एक जैविक प्राणी मात्र होता है, क्योंकि उसे आहार, निद्रा, इसके अलावा जो है उसे किसी बात का ज्ञान नहीं होता है। मतलब उसकी अवस्था जो होती है काफ़ी कुछ जो होती है पशुओं के समान होती है ना। इसके अलावा जन्म के समय उसमें सामाजिक गुणों के अभाव होते हैं, उसमें सामाजिक गुणों के अभाव होते हैं। वह माता पिता के संपर्क में आता है तो वह मुस्कुराना, पहचान करना इत्यादि बातें सीखता है। धीरे धीरे वह परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में भी आता है तो उसमें जो है सामाजिक शिष्टाचार, सामाजिक गुण, उनका विकास होने लगता है। और जैसे जैसे उसके संपर्क का क्षेत्र बढ़ता चला जाता है तो उसका प्रत्येक व्यवहार जो होता है समाज के नियमों के अनुसार होता है। तो इस प्रकार जो मानव होता है, जो कि एक बालक जैविक प्राणी मात्र होता है, वह समाज के गुणों को अपनाकर एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। तो ये जो इसकी जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने तक की जो प्रक्रिया होती है इसे सामाजिकरण कहते हैं। यहाँ पर हमारी रूपरेखा देखेंगे। सिनॉप्सिस में प्रस्तावना है, सामाजिकरण का अर्थ है, उसकी आवश्यकता है, उसकी विशेषताएं हैं, उसके स्रोत एवं कारक हैं, उसके प्रकार हैं और उसके सिद्धांत। तो यहाँ पर आइए हम प्रस्तावना देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बालक जो एक जैविक प्राणी होता है और धीरे धीरे जो है वो समाज की ओर आता है, समाज के संपर्क में आता है, उसमें सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह उसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मतलब वो एक सामाजिक व्यक्ति बनता है। तो यहाँ सामाजिकरण को इसीलिए विकास की प्रक्रिया कहा है क्योंकि एक जैविक प्राणी जो होता है सामाजिक प्राणी में बनता है और उस प्रक्रिया को ही सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें सामाजिक गुणों को प्राथमिकता दी जाती है। विद्यालय जो होता है शिक्षा प्रक्रिया में सामाजिकरण में काफ़ी योगदान देता है। इसलिए यहाँ सामाजिकरण के मूल तत्व बताए गए हैं विकास के। जैसे सामाजिकरण जो होता है सकारात्मक चिंतन करना, सामाजिक संबंधों का बोध एवं आचरण करना, सामाजिक भूमिकाओं का समुचित निर्वाह करना, सामाजिक मानक एवं संस्कृति के अनुरूप आचरण करना और सामाजिक मूल्यों का आचरण करना। सामाजिकरण को क्योंकि समाजशास्त्र का एक बहुत लोकप्रिय शब्द माना जाता है ना, इसका प्रयोग क्योंकि प्रक्रिया में होता है इसलिए विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार जो है सामाजिकरण को बताया है। जैसे ग्रीन ने सामाजिकरण की प्रक्रिया को इन्होंने सांस्कृतिक विशेषताओं से जोड़ा है। इनका ये मानना है कि जब बच्चा अपने सांस्कृतिक विशेषताओं को आत्मसात कर लेता है तब उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसी तरह बोगार्डस ने सामाजिकरण को जो इन्होंने बताया है, इनका यहाँ पर कहना है कि व्यक्ति जब एक दूसरे पर निर्भर रहता है तब जो है वह व्यवहार करना सीखता है और अपने आप को नियंत्रित करना सीखता है। इसी तरह आगवन निंकॉफ ने सामाजिकरण को इन्होंने मानवीकरण के रूप में बताया है जिसमें उत्तम गुणों का विकास होता है। डेविस ने इसे परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में माना है। इनका ये मानना है कि समाज में एक पीढ़ी से आगे स्वयं को संतुलित नहीं कर सकता है, ना ही संस्कृति जीवित रह सकती है। इसके बिना जो व्यक्ति है सामाजिक प्राणी भी बन सकता है। कोनिंग ने माना है कि एक व्यक्ति जिस समाज में जन्म लेता है और एक उपयोगी व्यक्ति के रूप में जिस समाज का सदस्य बनता है तो वो वहाँ की जो रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, उनके अनुसार व्यवहार करने लगता है। तो वही इनकी सामाजिकरण इनके अनुसार है। अब आता है सामाजिकरण की आवश्यकता। सामाजिकरण की आवश्यकता को जो है दो भागों में बांटा है। एक स्व के विकास में सहायक सेल्फ डेवलपमेंट और दूसरा है व्यक्तित्व के विकास हेतु पर्सनालिटी। तो यहाँ पर स्व का विकास समाजशास्त्री जो कहते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व जो रहता है उसमें स्व की भूमिका
काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वह दूसरों के विचार में अपने स्वयं का निर्माण करता है। जब तक कि व्यक्ति में स्व का विकास नहीं हो जाता है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति में स्व का विकास करने के लिए व्यक्ति को शिष्टाचार, बोलचाल, उठने बैठने के तरीकों को जानना जरूरी होता है। और ये सारे तरीके जो होते हैं ये सामाजिकरण के लिए आवश्यक होते हैं। इसी तरह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है, यह व्यक्ति जो होता है समाज में रहकर ही कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति समाज के बाहर होते हैं उनमें जो होते हैं सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है ना। तो वो जो सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता, इसका मतलब जो है वो पशुवत हो जाते, पशुओं की तरह हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समाज में रहता है, सामाजिक संबंधों को मानता है, तो उसमें जो है सामाजिक गुणों का विकास होता है। और ये जो सामाजिक गुण जो होते हैं, ये जो है व्यक्ति अपनाता है और उसके व्यक्तित्व का विकास हो पाता है। फिर है सामाजिकरण की विशेषताएं। सामाजिकरण की विशेषताओं को हमने कुछ भागों में बांटा है, जैसे वास्तविकता की भावना का विकास। वास्तविकता की भावना का विकास यानी रियलिटी। बच्चा जब जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद में 1-2 वर्ष तक जो है वह अपनी कल्पना में ही जीता है। लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी कल्पनाओं को छोड़कर जीवन के जो वास्तविक जो तथ्य होते हैं, कठोर सत्य जो होते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। क्योंकि पहले तो बालक जो होता है अपने चारों ओर की सामाजिक व्यवस्था से परिचित नहीं होता है। वो ये सोचता है कि जैसा मैं करना चाहता हूँ वैसा ही होता है ना। वह जो अपने व्यवहार को जो अपना स्वयं पर केंद्रित मानता है, उसका ये मानना है कि मैं अपने व्यवहार को स्वयं केंद्रित कर सकता हूँ। लेकिन धीरे धीरे वह शीघ्र ही जल्दी ही वो इस चीज़ का अनुभव करने लगता है कि नहीं, वह जैसे अपनी माता है उसका ध्यान जो है पूर्णतः अपनी ओर नहीं कर सकता है ना। कि वो चाहता है कि उसकी माँ जो है पूरा टाइम उस पर ध्यान रखे, तो ये संभव नहीं है। इसी तरह जो है वो ये भी जानने लगता है कि मैं अपने कार्यों को जैसा मैं सामने वाले व्यक्ति से चाहता हूँ कि वह उस तरीके से करे, तो ये संभव नहीं है। वो एक हद तक आपकी बात मानेगा, उसके बाद जो है वो अपने अनुसार कार्य करेगा। तो इस कठोर सत्य को जो है वो बालक धीरे धीरे जानने लगता है, यानी उसकी वास्तविकता को जानने लगता है और उसमें जो है वास्तविकता की भावना का विकास होता है। इसी तरह उपयोगी क्रियाओं को सीखना। उपयोगी क्रियाएं जैसे बालक जो होता है, जब छोटे होते हैं बच्चे, तो जाने अनजाने जो है वो अपने माता पिता का अनुसरण करने लगते हैं, है ना। उनके कार्यों की नकल करने लगते हैं। जैसे यदि लड़का है तो अपने बाप, अपने पिताजी, अपने भाई के कार्यों की नकल करता है। लड़कियां जो हैं अपनी माँ, अपनी बहन, भाभी, इन सब के कार्यों की नकल करने लगते हैं, है ना। तो ये जो कार्य होते हैं जो कि समाज के लिए उपयोगी होते हैं, है ना, और बालक को जो है इस तरह की क्रियाओं करने में भी आनंद मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार के सदस्य जो है इन क्रियाओं को जो है स्वीकृत करते हैं और उनको प्रोत्साहन भी करते हैं। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी भी होती है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि परिवार वालों को पसंद नहीं आते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए वे उन्हें दंड देते हैं और उसके लिए उन्हें डांटते भी हैं। फिर है भाषा सीखना। भाषा सीखने में यहाँ पर जो होता है कि जब दूसरे लोग हमारी आवश्यकताओं, भावनाओं, प्रवृत्तियों को पहचान लेते हैं, है ना, तब हम क्या करते हैं, जैसे हमारी भाषा जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम बोलकर बताएं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जैसे आंखों के इशारे से बात कर सकते हैं। हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन होते हैं जो सही गलत के बारे में बताते हैं। इसके प्रकार जो होता है, इसी प्रकार हमारे हाथों का चलाना,
खड़े होने का तरीका, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये सारी चीज़ें एक सांकेतिक यानी कि सिंबल होते हैं, जो कि एक बात करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चा जैसे जैसे देखता है, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को भी वो सीखने लगता है। फिर है सामाजिक परिस्थिति को जानना। सामाजिक परिस्थिति को जानना मतलब यहाँ पर जो है बालक को आगे चलकर उसके समाज में उसका श्रम विभाजन होता है। जैसे पुरुषों को जो होते हैं बाहर के कार्य देना, ठीक है, और स्त्रियां जो होती हैं घर के कार्यों को करती हैं। इसी तरह एक बालक और बालिकाओं में कपड़ों का विभाजन, व्यवहार के तरीके, खेलों के तरीके, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें अंतर बढ़ता चला जाता है और बालक जो है अपने सामाजिक कार्यों या उत्तरदायित्व की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से जो है कार्यों के श्रम विभाजन से बच्चे जो हैं अपने अपने उस कार्यों को अपनाने लगते हैं। अब आता है आत्मा का विकास। आत्मा का विकास तो यहाँ जो होता है बालक के स्व भावना का विकास होता है, स्व की जागृति होती है, उसका व्यक्तित्व बनता है, मनुष्य का मस्तिष्क काम करने लगता है। मतलब जितना ज़्यादा वो संपर्क में आता है, लोगों के संपर्क में आता है, तो उतना ही उसके स्व का विकास होने लगता है ना। कि पहले जैसे वो छोटा होता है, उसको सिर्फ अपनी जो शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, है ना, इन्हीं के बारे में जानकारी होती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तब उसे पता चलता है कि शारीरिक आवश्यकता अतिरिक्त भी उसे सामाजिक संबंधों को जोड़ना है। ठीक है, और इस तरीके से उसमें स्व का विकास भी होने लगता है। सामाजिकरण के स्रोत व कारक। सामाजिकरण के इसमें विभिन्न स्रोत बताए गए हैं। सबसे बड़ा जो कारक या स्रोत होता है वो होता है हमारा परिवार, क्योंकि एक परिवार जो होता है वह बच्चे को समाज में रहने लायक बनाता है। परिवार जो होता है बालों को एक सुरक्षा भी देता है, उसका पालन पोषण और विकास भी करता है। ठीक है, और इस तरीके से जो है वह विकास की एक उचित दिशा सुनियोजित करता है। फिर आता है आर्थिक स्तर, इकोनॉमिक लेवल। आर्थिक स्तर में यदि हम देखें तो आर्थिक स्तर जो होता है ये भी बालक के समाजीकरण को काफ़ी प्रभावित करता है। कई अध्ययन जब किए गए तब ये सामने परिणाम आया कि जो संकटग्रस्त परिवार होते हैं उन बच्चों में सहनशीलता अधिक पाई जाती है, परंतु वो आत्महीनता की भावना से ग्रसित रहते हैं। यदि बच्चे का आर्थिक स्तर अच्छा होगा तो उसमें सहनशीलता की उतनी ही कम भावना पाई जाती है, लेकिन उसमें आत्महीनता नहीं पाई जाती, जैसे कि विभिन्न अध्ययनों के द्वारा पता चला है। फिर है विद्यालय की भूमिका। विद्यालय जो होता है ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है सामाजिकरण प्रक्रिया के लिए। ये समाज के आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं से जो है बालक को परिचित कराते हैं, बालक के व्यवहार को उसी के अनुसार मोल्ड भी करते हैं और बालक को विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए ये लोग उसे आगे बढ़ाते हैं। फिर है समुदाय की भूमिका। समुदाय की भूमिका जो होती है ये भी स्कूल स्तर पर हम देखें तो ये बालक के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ये जो होती है स्कूल स्तर पर खेल के समूह का विकास करना, इसके अलावा साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, प्रथाएं, परंपराएं, ठीक है, जिनके संयोग से सामाजिकता का निर्माण होता है। फिर आता है जाति प्रथा। जाति प्रथा, प्रत्येक बालक जो होता है किसी न किसी जाति का सदस्य होता ही है और हर जाति के अपने एक नियम कानून होते हैं, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, है ना। और ये जो विशेषताएं होती हैं ये बालक के व्यक्तित्व का विकास करती हैं। फिर है राज्य प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, हर राज्य यही चाहता है कि उसका जो नागरिक है वह सामाजिक मान्यताओं के अनुसार जो है अपना व्यवहार करे और अपनी संस्कृति को, लोक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित करे, है ना। इस तरीके से जो राज्य होता है वो विभिन्न अभिकरणों यानी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लोगों के सामाजिकरण करने का प्रयास करता है। और यदि समाज में कोई नियमों का
उल्लंघन करता है तो उसके अनुसार जो है वो दंड की व्यवस्था भी रखता है। ठीक है, फिर है जनसंचार के साधनों का प्रयोग। तो जनसंचार आज की तारीख में सामाजिकरण का सबसे बड़ा सोर्स माना जाने लगा है। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, सिनेमा, है ना, टेलीविजन, ये जो संचार के माध्यम होते हैं ये लोगों के विचारों को प्रभावित ही नहीं करते, इनको विचारों को बदलने की भी ये प्रमुख भूमिकाएं निभाते हैं। इसके अलावा जो है नवीन मूल्यों के हस्तांतरण में भी इनकी प्रमुख भूमिकाएं होती हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सामाजिक मूल्यों को जनसंचार जो होता है सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब है सामाजिकरण के प्रकार। सामाजिकरण को यहाँ पर 3 भागों में बांटा है। परंपरागत सामाजिकरण, अज्ञात भविष्य के लिए सामाजिकरण और पुनर्सामाजिकरण। तो यहाँ परंपरागत सामाजिकरण को यदि हम देखते हैं तो हमारे जो सभी जो माता पिता, शिक्षक, समाजशास्त्री, ठीक है, ये बालकों को जो है योग्य बनाते हैं जिससे कि वो समाज में अपना एक स्थान प्राप्त कर सके, उनके मूल्यों व्यवहारों को वो स्वीकृत कराते हैं जिससे कि वो सफल सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन बिता सके। ठीक है, अज्ञात भविष्य के लिए सामाजिकरण। तो यहाँ अज्ञात भविष्य के लिए होता है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये सारी चीजें अननोन होती हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि बच्चा जो है भविष्य में अपना संतुलन बनाए रखे, तो वो समाज की बदलती हुई परिस्थितियों से सामंजस्य भी करे, है ना। तो उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जिससे वो भविष्य में होने वाली जो भी परिस्थितियां हैं उनके साथ अपने आप को सामंजस्य कर सके। फिर है सामाजिकरण और पुनर्सामाजिकरण। सभी व्यक्ति जो होते हैं बचपन से किशोरावस्था को सामाजिकरण होता है, वह बड़े बड़े विभिन्न समूहों में जाता है और इन संस्थाओं के माध्यम से भी उसका सामाजिकरण होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज कर हटकर, जो समाज से हटकर सामाजिक नियमों को तोड़ते हैं, असामाजिक बनते हैं, समाज विरोधी बनते हैं, जैसे नशा करने लगते हैं, यौन अपराध करने लगते हैं, अन्य प्रकार के अपराध करने लगते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति जब आगे चल के असफल होते हैं तो पूर्णतः वो निराश हो चुके होते हैं, वो कई बार आत्महत्या के लिए भी उतारू होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका सामाजिकरण असफल हो गया, उन्हें पुनः वापस समाज में लाने के लिए उनके आदर्शों, उनके मूल्यों, उनके विचारों को पुनः स्थापित करने के लिए उनका पुनः सामाजिकरण किया जाता है। सामाजिकरण के सिद्धांत। सामाजिकरण के सिद्धांत में हम कूले का सिद्धांत देखते हैं। सबसे पहले तो कूले का सिद्धांत को दर्पण का सिद्धांत भी कहा जाता है। जिस तरीके से हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं, हम कैसे दिखते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि दर्पण हमारे लिए क्या बोल रहा है, कि आज तो हम बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं, तो दर्पण क्या कहता है, वो दर्पण हमें दिखाता है कि वाकई में बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं। यहाँ पर कूले ने दर्पण की जो संज्ञा दी है समाज को दी है, कि समाज जो होता है हमारा एक दर्पण होता है। ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा विकास कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर दर्पण हमको ये बताता है कि जब हम अन्य लोगों के साथ में होते हैं, उनके साथ में अपनी अंतःक्रिया करते हैं, अपने व्यवहारों का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें स्वयं का स्व का विकास होता है ना। तब हम साथ में ये भी सोचने लगते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, या दूसरे लोगों ने जो हमारे बारे में धारणाएं बनाई हुई हैं, है ना, मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ, है ना, मैं अपने बारे में सोचता क्या हूँ, मैं कैसा मानता हूँ। तो ये सारी चीजें जो होती हैं कूले के सिद्धांत में मानी है। तो इस तरीके से जो होता है व्यक्ति जो होता है दूसरों के साथ मिलकर और फिर अपने स्वयं का विकास करता है। फ्रायड का सिद्धांत यदि हम देखें तो फ्रायड का सिद्धांत जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ना। तो इसमें इन्होंने 3 अवस्थाएं, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन अवस्था, पूर्व चेतन अवस्था, अचेतन अवस्था। तो फ्रायड का ये मानना है कि मनुष्य की जो मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं इन्हीं अवस्थाओं के बीच में चलती हैं, है ना। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जो होती है अपनी कोई इच्छा का वो दमन कर लेता है किसी परिस्थिति के कारण, लेकिन वो नष्ट नहीं होती है, वो अचेतन अवस्था में चली जाती है
है ना। और जैसे ही व्यक्ति में चेतना वापस आती है तो उसकी जो इच्छा जो होती है वो पुनः वापस आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तित्व की रचना के लिए 3 बातों पर विशेष बल दिया है, जैसे ईगो, सुपर ईगो, है ना, इनको भी दिया है, जिसके अनुसार व्यक्ति जो होता है समाज के अंदर रहकर अपनी इन मनोवृत्तियों को नियंत्रित करता है और उसे अपनी असामाजिक प्रवृत्तियों के कारण का भी पता चलता है। अब आता है दुर्खिम का सिद्धांत। दुर्खिम का सिद्धांत सामूहिक प्रतियोगिता पर आधारित है, तो इसलिए इसे सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी माना जाता है। यहाँ पर एक समाज में जो होते हैं अनेक दृष्टिकोण होते हैं, मूल्य होते हैं, प्रतिमान होते हैं, व्यवहार होते हैं। ये जो होता है सामूहिक रूप से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में सामूहिक प्रतिनिधित्व का अनुसरण करने पर बल देता है। उनका ये मानना है कि इसका अनुसरण करने पर ही बालक का सामाजिकरण होता है। फिर है मीट का सिद्धांत। मीट की थ्योरी जो है सामाजिक विश्लेषण पर आधारित है। सामाजिक विश्लेषण में जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से संपर्क करता है तब उसमें स्वयं, स्व और अहम का विकास होता है ना। तो व्यक्ति जो होता है शुरू में जब उसमें स्वचेतना जागृत जब तक नहीं होती हो, मैं के समान व्यवहार करता हूँ कि मैं ही हूँ, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही होगा, सब जो है मेरे अनुसार ही चलेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसमें स्वचेतना जागृत होने लगती है, स्वचेतना जागृत होने लगती है, उसके पश्चात उसे मुझे के समान जो है व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ पर मैं के अर्थ में वो जो है अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण आ जाते हैं और मुझे में वो सब कुछ आ जाता है, जिसमें कि वो व्यक्ति सचेत रहता है और इस तरीके से जो है वह स्व की भूमिका का निर्माण होता है उसमें, और वह दूसरी भूमिकाओं को भी निभाने लगता है। अब यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जूडिथ हैरिस ने अपनी बुक जो है नेचर एजम्पशन वाई चिल्ड्रन टर्न आउट द वे दे डू, इसमें इन्होंने कई तथ्यों की खोज की है, कई नए विचार बताए हैं। इनका ये मानना है कि बालकों पर जो है माता पिता का प्रभाव नहीं पड़ता है, अदरवाइज उनके जो साथी जो रहते हैं उनका प्रभाव अधिक इसमें पड़ता है। और एक जो समाजशास्त्री कोलमैन ने जो थे, इन्होंने जब निष्कर्ष मतलब शोध किया तो इनका ये कहना है कि माता पिता की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है ना, और इसके अलावा टीचर्स जो होते हैं, विद्यालय में जो टीचर्स होते हैं, उनके जो साथी लोग होते हैं, उनका प्रभाव भी पड़ता है। और इसके अलावा आजकल परिवार में जो रहते हैं, संयुक्त परिवार पहले रहा करते थे, आज भी हैं संयुक्त परिवार, तो उसमें परिवार के जो सदस्य होते हैं जैसे दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, उनके विचारों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज जो है एकल परिवार आता है, तो एकल परिवार होने से बच्चा जो होता है अपने माता पिता और अपने के बीच में समट के रह जाता है। इसलिए उस पर जो होते हैं अपने माता पिता के अलावा उसके जो साथी होते हैं जो कि उसके स्कूल में पढ़ते हैं या आसपास जो उसके खेले के जो साथी होते हैं, नाइबरहुड जो होता है, तो इन सब चीज़ों का उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और वो जो है उसी के अनुसार जो है अपना व्यवहार करने लगता है। तो इस तरीके से वो व्यवहार करता है और आगे चल के समाज में भी उसी तरीके का व्यवहार करता है और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है और अपने राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बनता है।